नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी को एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज पे हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न का हल देख रहे हैं। इसी क्रम में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था बीएसएससी के द्वारा यूडीसी की परीक्षा जो 2018 में आयोजित की गई थी। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे थे। अब मैं आप लोगों के सामने इसके द्वितीय खंड को लेकर आया हूं, पार्ट 2 लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर से बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। इस प्रश्न ने पूछा कोणार्क मंदिर जो 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव द्वारा निर्मित किया गया था वह किस वंश का था। अब देखिए यहां से क्या क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहला, कोणार्क मंदिर क्यों फेमस है? तो ये सूर्य को डेडिकेटेड है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है, या फिर काला शिवालय भी कहते हैं, काला शिवालय मंदिर। लेकिन आश्चर्यजनक है, ये शिवालय नाम तो है लेकिन ये सूर्य को डेडिकेटेड है, ठीक है। कहां पर है ये कोणार्क? तो ये वर्तमान का उड़ीसा में, ठीक है। अब यहां पर कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में। ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही दिया है। किसने बनाया ये भी क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, नरसिंह देव बर्मन ने। तो सबसे पहले तो 3-4 पॉइंट यहीं पर बन गया, ये सवाल के रूप में पूछ सकता है। अब जो सवाल पूछा कि नरसिंह देव वर्मन जो थे वो किस वंश के थे, तो मैं आपको बता दूं गंग वंश के थे। गंग वंश के थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1984 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में जगह दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी है, कोई भी एक जानकारी आपको प्रश्न में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था, आपको मैं बताऊं कि 2025 में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और भारत विजेता बना था। और ये वनडे के यानी 50-50 के फॉर्मेट में खेला गया था। तो उस समय के हिसाब से तो अलग उत्तर था। आज करंट अफेयर से इसको देखकर जाना है। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें फिल्टर एलम मिलाकर पानी में जो अशुद्धि है उसको साफ किया जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल है। डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाक्रम होता है उसके पीछे की जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो तथ्य है उसको देख कर जाइए, वहां से सवाल बनता है। बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर है पानी में जो अशुद्धियां हैं उसको केमिकली साफ करने के लिए फिल्टर एलम का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, फिजिकली साफ करने के लिए यानी जैसे कण हो गए, कुछ अशुद्धियां हो गई, उसको साफ करने के लिए फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। और फिल्टर के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो परंपरागत फिल्टर है वो एक कैंडल से होकर पानी को गुजारता था और उससे साफ हो जाता था। अब उससे थोड़ा और डेवलप हुआ तो उसमें कोयला या इस तरीके की चीजों का, बारीक पत्थर, इन चीजों से गुजार कर साफ किया जाता है। अब आप रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से थोड़ा केमिकली भी सुधारने का प्रयास किया जाता है। पहले केमिकली सुधारने के लिए जब बिजली के उपकरण नहीं हुआ करते थे और पानी की गंदगी को साफ करना था तो एलम का मिलाकर किया जाता था। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार और नेपाल के किन शहरों के बीच आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रेलवे लिंक योजना बनाई गई है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा रक्सौल और काठमांडू। रक्सौल बिहार का उत्तरी हिस्सा है और इससे सटा हुआ जो जगह है, आपको पता होगा काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। तो रक्सौल और काठमांडू में ये ट्रेन की योजना थी। ये 2018 के आसपास शुरू हुई तो, लेकिन अभी तक पूर्ण हुई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारी पानी मॉडरेटर, डीडीटी कीटनाशक। भारी पानी मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल। डीडीटी कीटनाशक के रूप में मिथाइल शराब पेय पदार्थ के लिए तरल। मिथाइल शराब पेय पदार्थ नहीं हो सकता। मिथाइल शराब जो है वो पेय पदार्थ हो ही नहीं सकता। मिथाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं, CH3OH इसका फॉर्मूला होता है ना। और इसका मूल नाम जो था वो कास्ट अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल या कास्ट अल्कोहल इसको बोलते हैं, कास्ट अल्कोहल। और ये हानिकारक होता है कास्ट अल्कोहल।
ये क्या होता है, ये जानलेवा होता है, ये हानिकारक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये पेय पदार्थ नहीं हो सकता, तो सी नंबर आंसर है, बाकी सब तो है। तरल अमोनिया, रेफ्रिजरेंट, डीडीटी, कीटनाशक, भारी पानी, मॉडरेटर। ठीक, ये काफी प्रायोगिक प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया? तो ये जो था, ये शुरू किया गया था सिखों के 10वें गुरु, गुरु गुरु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार पटना सिटी में हुआ था, है ना। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि अब इसके बाद कोई भी गुरु नहीं होंगे, और जो अब तक जितने गुरुओं ने प्रवचन दिया या जो संकलन किया उपदेश का, उसे गुरु ग्रंथ साहिब को ही अल्टीमेट गुरु मान लिया गया। ठीक है, तो ये था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सूरज की जो रोशनी होती है वो किन चीजों के लिए होती है? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। तो ये सबसे पहले क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? हड्डियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। आपको मैं बताऊं कि विटामिन डी को, विटामिन से तो है ही, साथ में साथ विटामिन तो है ही, साथ ही साथ इसको आप ये कह सकते हैं कि एक इंजाइम के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। पाउंड आधिकारिक मुद्रा है। पाउंड यूके की है, यूएस डॉलर, यूएस का क्या है? डॉलर। पूरी दुनिया इसी में व्यापार कर रही है। यूके का पाउंड, स्टिरलिंग शब्द इस्तेमाल करता है। यूरोप का यूरो। लेकिन मैं बताऊं कि हर यूरोप में 28-29 देशों का एक समूह बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन। उसके सभी सदस्य देश जो हैं यूरो इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में तो ये भी है, यूके भी है, लेकिन इनका पाउंड स्टर्लिंग अलग है। जापान का येन। तो कुछ जो प्रमुख देश हैं उनकी मुद्रा, संसद, उनके राजधानी, उनके जो गवर्नमेंट हेड होते हैं, उनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति में थे? मसौदा समिति मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको मैं बता दूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड ही थे बी आर अम्बेडकर। आप 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया था, और जिसका मूल काम था, बी एन राव ने जो संविधान लिखी थी उस पर ये गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए इनका ये अलग से कमेटी बनाई गई थी। बी आर अम्बेडकर इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति ना देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये था चंपारण सत्याग्रह या नील नील सत्याग्रह। नील विद्रोह भी, नील सत्याग्रह भी इसे कहा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ये 1917 के मार्च 1917 से शुरू हुआ था, है ना। यहाँ से एक और नाम आता है तीन कठिया प्रथा। आपको मैं बता दूं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के भाषण को सुनकर चनपटिया, पश्चिम चंपारण वर्तमान में, अब उस समय चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने बिहार की तीन कठिया प्रथा या चंपारण की जो ये समस्या थी उससे उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया इस समस्या को खत्म करने के लिए, और चंपारण से ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनकर उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया? 1933, हाँ 1933, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल, आप स्वयं अकेले इस चीज को करें। कभी कभी ये भी पूछता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रह कौन थे, तो इस तरीके का सवाल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता यह है कि यह सुपर कंडक्टर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि
जब कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट बहे तब इसमें कोई भी विरोध ना हो, कोई भी अवरोध ना हो। ठीक है। डी नंबर विकल्प, धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता हो, सुपर कंडक्टर। ठीक है। चांदी की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंसेप्ट समझिए। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब कोई सीधे सरकार को भुगतान करे, ठीक है, सीधे भुगतान करे, और जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सर्विस शुल्क होता है। लेकिन निगम शुल्क जो होता है वो, निगम शुल्क जो होता है वो डायरेक्ट शुल्क, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। चलिए, जो राज्य सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीन या संबंधित है। रोहन बोपन्ना क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, और क्या? कबड्डी, बॉक्सिंग, शूटिंग नहीं, टेनिस खेलते हैं। ठीक है। अगला, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, हालांकि अब ये दोनों काम नहीं करता है। 1950 मार्च 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। उसी के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था। इसकी संरचना में जो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसकी जगह पर अभी नीति आयोग बना है जो 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। उसके भी बाय डिफॉल्ट चेयरमैन प्रधानमंत्री ही है। इनमें से किसे काला पैगोडा कहा जाता है? देखिए, अभी मैं बता रहा था, पहला सवाल यही था। कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है उसी को काला पैगोडा भी कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? जो आगे जाकर इसको ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? धोने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। धोने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। जितनी भी फलिया, मतलब जो दाल वगैरह के जो अ, होते हैं उनको लिए फलिया शब्द भी इस्तेमाल करता है। तो दलहन पौधों की जड़ जो होती है ना, जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जिसका नाम है राइबोजियम। राइबोजियम। और राइबोजियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो ये डी नंबर विकल्प हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? चिल्का झील उड़ीसा, लेक पिछौला राजस्थान, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर, पेंगोंग झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जबकि सही बात है कि पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ है? पेंगोंग झील लद्दाख में है। ठीक है। तो यही गलत है, बाकी सब सही। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? अब देखिए, अब ये सवाल जो है थोड़ा अलग हो गया। 2018 में ये परीक्षा हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 से आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर जम्मू कश्मीर को यूटी में डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद धारा 370 हटने से पहले की स्थिति का ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली के द्वारा 5 अगस्त 2019 को ये खत्म हो गया। तो अब ये बात तो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से यही सवाल सही है। उत्तर सही है, डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैंक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? पैंक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? डायबिटीज, मधुमेह। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को स्रावित करता है, उसे उसे कंट्रोल करता है। मधुमेह। चलिए, अगला प्रश्न, सौर ग्रहण तब कब होता है? सौर ग्रहण के लिए क्या है? सौर ग्रहण के लिए जो स्थिति बनती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। ठीक है।
अब ऐसा जब हो तो सूर्य ग्रहण होगा, और ये जब भी होगा तो कब होगा? अमावस की रात में होगा, अमावस्या के दिन होगा। ठीक है, बहुत अल्पकाल के लिए ऐसा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाए, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हाल ही, उस समय 2018 के हिसाब से, कम लागत हाउसिंग डिजाइन के लिए इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया था? देखिए, एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रित्जर पुरस्कार जो है वो अलग है ना। प्रित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ए और सी तो होगा नहीं। ठीक है, 73 नंबर उत्तर है। 73 नंबर का जो सवाल है, प्रित्जर, पुलित्जर होता है, ये प्रित्जर पुरस्कार है, तो वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था। सी नंबर इसका उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गर्म वाली सब्जी है? तो देखो, गर्म में क्या होता है कि बहुत सारा स्वादिष्ट सब्जियों की खेती होती है। सलगम, फूलगोभी, मटर ठंडे के दिनों में तो खूब मिलता है। भिंडी नहीं होता है, गर्मी के समय में होता है। ओकरा, यानी ए नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, ये कितना सरल सवाल है, 3 का नंबर है ये सब। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत किस भारतीय वायुसेना गरुड़ कमांडो को भारत की सर्वोच्च शांतिकालीन मिलिट्री अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो उस समय के हिसाब से ये प्रश्न था करंट अफेयर्स का। आज के डेट में शुभांशु शुक्ला को करके जाइए, वो सवाल पूछे। कंबोडिया में अंगोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ये भारत का ही नहीं, विश्व का ही, कंबोडिया अलग देश है, विश्व का ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। एक विवाद हुआ था अंगकोर वाट मंदिर, जो अभी पटना में आप लोग महावीर मंदिर देखते होंगे, तो महावीर मंदिर के प्रयास से ही चंपारण में एक और मंदिर बन रही है, पूर्वी चंपारण में बन गई है। वहां पे शिवलिंग स्थापित हुआ, विश्व का सबसे ऊंचा। तो पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में जो रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ठीक है, विराट रामायण मंदिर, तो उसका डिजाइन इससे हल्का फुल्का मिलता था, बाद में इसे अलग किया गया। ठीक है, तो कंबोडिया में अंगकोर वाट जो है विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं। भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन किया क्योंकि भाषाओं और संस्कृति में बहुत सारी विविधता थी, तो कोई तो हो जो कंट्रोल कर सके, इसीलिए डी नंबर ज्यादा सही लग रहा है। कारण और भी बहुत सारे हैं। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। 3 समय में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल बिहू असम का त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा। 1916 1916 के अप्रैल में, 1916 के सितंबर में, 1916 के अप्रैल में जो शुरू किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, फिर 1917 में यही एनी बेसेंट क्या है, आईएनसी की पहली अध्यक्ष बनती है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क मुख्य रूप से कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मैंग्रोव वन उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करते हैं, मैंग्रोव वन होता है, और वहीं पर है सुंदरबन नेशनल पार्क। चलिए, रूल्ड रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, 18 में ये काफी प्रकाश में था। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, उसी के एडिटर थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी, संतोष सिंह, उनकी ये किताब थी, रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। तो बिहार से संबंधित कोई किताब है और बिहार की परीक्षा में जा रहे हैं, हाल फिलहाल न्यूज में है, तो वो सवाल तो हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल। ठीक है, एकिडना। आपको मैं बताऊं कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हॉर्स सी नाम की जो मछली होती है, उसमें जो पुरुष होते हैं वो बच्चों को संभालते हैं, और जो उसका जो फीमेल है वो सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, चलिए
अगला, गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका को गल्फ ऑफ मन्नार क्या करता है? अलग करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? लुम्बिनी कहां पर? नेपाल में। 563 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया? गुप्त साम्राज्य को कहा गया। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। कृषि में बीज ड्रेसर का प्रयोग, देखो बीज ड्रेसर का प्रयोग का मतलब है कि इसे एक कोटिंग किया जाए ताकि ये खराब ना हो सके और फिर उसको रोपा जाए। तो रसायनों के साथ बीज मिश्रण इलाज करने के लिए सी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया कि एक अधिक ऊंचाई पर अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो वायु पंप के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दबाव घटता जाता है। ठीक है, तो बी नंबर विकल्प हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में तिमोर लेस्ते के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, जो उस पूर्वी तिमोर जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा देश है ना। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर, ये करंट अफेयर से सवाल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर ये उस साल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें परमाणु सहज रूप से पैक्ड होते हैं। हाँ यही होगा, जैसे जैसे कॉम्पैक्ट होगा वही होगा। तो बी नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सम्मिलित वृद्धि की? उसे मार्लेमेंटो रिफॉर्म कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई थी। मार्लेमेंटो रिफॉर्म। ठीक है, 1909। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? कार्यशील पूंजी के तौर पे लिया जाता है, कार्यशील पूंजी के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संसाधन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मनुष्य को एक महत्वपूर्ण संसाधन, आपको ऐसे भी मैं बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स को सबसे बेहतर रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण संसाधन है, कार्यशील पूंजी भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पूरा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है? ठीक है, प्रकाशीय तंतु का मूल काम क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रक्रिया पर काम करता है। ये सी नंबर विकल्प। ये मानव बाल से थोड़ा मोटा होता है, आजकल इसका प्रयोग संचार के रूप में भी होता है ना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आजकल ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ हो रहा है? संचार के लिए हो रहा है, संचार के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में आकाश गंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है, जिनमें भारतीय खगोलविदों द्वारा अरबों सितारों, ग्रहों, गैसों एवं अधिक पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है? ठीक है, सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर का नाम बताया। ठीक है, तो उसका ये 2016 में ऐसा हुआ था, सरस्वती नाम दिया गया था। 2016 में इसे सरस्वती नाम दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक के लिए, मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्कर है वो काफी सम्मानित पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में माना जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे बुकर, ऑस्कर, एबल, नोबल, इस तरीके के पुरस्कारों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन तीन चार प्रकार के जो प्रश्न पुरस्कार हैं उसको हमेशा देख कर जाइए, और जिसमें कभी किसी भारतीयों ने अपना स्थान बनाया है उसे तो जरूर पढ़कर जाइए। अब जैसे देखिए, ये रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म थी गांधी,
और उसमें भानु अथैया ने ड्रेस डिजाइन किया था जिसके लिए उन्हें ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ दिया। जबकि गांधी बहुत पुरानी फिल्म, 1983-84 की फिल्म होगी। आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज कहां पाई जाती है? एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स में पाई जाती है। जैसे कोई बीमारी हुआ, उसके कारक, उसके कारण को खत्म करने के लिए उसी के जैसा प्रतिरक्षी, तो एंटीबॉडीज उसे कहते हैं, ये लिम्फोसाइट्स। इंडस घाटी सभ्यता की निम्नलिखित साइटों में से कौन सा पाकिस्तान के बरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? लोथल गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। बालाकोट मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। ये जो लड़काना जिला है वो मोहनजोदारो, 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 जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होता है? पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और इसी के लिए उसे सारे वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच में है। 1914 में ये साइन हुआ था, जिसे बार बार चाइना नेगेट करता रहता है। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ठीक है, तो जितने भी ताप विद्युत संयंत्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र जो कोयले का उपयोग किया जा चुका है, उन कोयलों के राख से ब्रिक बनाना, जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, चलिए, ताप विद्युत संयंत्र। तो कुल मिलाकर यूडीसी में 100 प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट 1 में हमने 50 प्रश्न और पार्ट 2 में हमने 50 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी हद तक मदद मिलेगा यह समझने में के लिए बीएसएससी आने वाले दिनों में कैसी परीक्षा ले सकती है, किस तरीके के प्रश्न जीएस खंड से पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।